Hello students, NCERT in EGS B Class 6 Science, Chapter number 9, The Living Organisms, Their Characteristics and Habitats। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। आज हम डिटेल्ड इसका स्टार्ट करेंगे और पार्ट फर्स्ट में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो नमस्कार सभी को, कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए और हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने पहले ही देख लिया था कि हमें क्या क्या पढ़ने थे। अब आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले आप समझें कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से मतलब क्या है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब है कि वो प्रॉपर्टीज जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट लिविंग है, यानी कि किसी भी चीज के वह गुण जिन्हें देखने के बाद हमें यह पता चल जाता है कि यह सजीव है, यानी कि जीवित। तो उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिनके बेसिस पे हमें पता चलता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हम देखेंगे सबसे पहले ग्रोथ। ग्रोथ का क्या मतलब है? ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन सेल नंबर, इंक्रीज इन सेल नंबर। अब आप कहेंगे सेल नंबर का क्या मतलब कि आपकी हाइट वे बढ़ा, लेंथ बढ़ी, ब्रेड्थ बढ़ी, तो उसे हम कहते हैं कि वो ग्रोथ हुआ, सेल नंबर में ग्रोथ हुआ। आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से बनी हुई होती है। आगे हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे तो वो सेल्स बढ़ते जाते हैं। या फिर मास नंबर बढ़ा, हमारा वेट बढ़ता जाता है, तो ये क्या है, ये ग्रोथ। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो जो भी आपके आसपास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, जैसे जानवर हैं, हम हैं, पेड़ पौधे हैं, तो उनमें आप देखेंगे कि कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता रहता है, यानी कि वो दिनों दिन बढ़ते रहते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही कैरेक्टर। उसके बाद हम समझते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ, इसको एक नेक्स्ट स्लाइड पे हम समझते हैं। रिप्रोडक्शन को हम नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं कि द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि अपने ही जैसे यंग वंस को जन्म देना हमारे लिए क्या कहलाता है। जैसे एक आदमी था, ठीक है, ये एक आदमी था, एक आदमी, अब कुछ दिनों बाद से एक और आदमी पैदा हो गया, ठीक है, या एक और ऑर्गेनिज्म पैदा हो गया। तो ये क्या है, ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। आप देखिए, आप एक पेड़ लगाते हैं, स्पेशली आपने बनाना में ऐसा देखा होगा कि बनाने केले का हम एक पेड़ लगाते हैं और कुछ दिन बाद उसके बगल में एक पेड़ और आ गया, एक पेड़ और आ गया। तो ये सब क्या है, रिप्रोडक्शन का देन है। आप देखते होंगे कि हमारे आसपास जानवर रहते हैं और धीरे धीरे जानवर और जानवरों को जन्म देते रहते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते रहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। एक इंट्रोडक्शन ही आपको इस लेक्चर में, इस क्लास में स्टडी करना है। इसके बारे में डिटेल आप अगली क्लास में करेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी टोटली एक्टिव रहती है एनवायरनमेंट की तरफ, कि एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है उससे हमारी बॉडी टोटली एक्टिव रहती है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं बैठे हुए थे, ठीक है, आप कहीं बैठे हुए थे और अचानक किसी ने आप पे बॉल फेंकी या कुछ भी आप पे फेंकी, तो आप देखेंगे कि आप तुरंत, जैसे सामने से कोई चीज आती है, हम तुरंत हटने की कोशिश करते हैं। अचानक हमारी बॉडी तुरंत रिएक्ट करती है और हम हट जाते हैं। तो ये क्या है, ये रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस है। या एक एग्जांपल देता हूँ, आप करके देखिएगा कि आपकी आंखों के पास
आपकी आंखों के पास से कोई हाथ तेजी से लेके जाए या हवा तेजी से आए या कोई कीड़ा आने की कोशिश करे तो हमारी आंखें तुरंत बंद हो जाती है। क्या है? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस है। और एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए अगर कोई एक अंधेरा कमरा है, ठीक है, कमरा, एक मिनट, मान लीजिए कि कोई एक कमरा है और उसमें एक ही जगह से सूर्य की रोशनी आ रही है, यहाँ से सूर्य की रोशनी आ रही है। तो अगर यहाँ पे आप प्लांट लगाएंगे तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि जो प्लांट होगा वो इसी तरफ टिल्ट हो जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस का एग्जाम्पल है। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो हमारा सनफ्लावर होता है वो जिस तरफ सन रहता है उसी तरफ घूम जाता है, सूर्यमुखी, आपको याद होगा। तो ये है हमारे प्रॉपर्टीज, कैरेक्टर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। इसके बाद हमें पढ़ना है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या? मेटाबॉलिज्म है रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर होते रहते हैं। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म इक्वल टू हो जाता है मेटाबॉलिज्म। आप कहेंगे कि कैटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म क्या है, तो ये आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जैसे हमारी बॉडी में, जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाया हमने, तो उस खाने से एनर्जी बनाने के लिए कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसके थ्रू एनर्जी बनती है। तो उस एनर्जी को ही हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, यानी कि उस रिएक्शन को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जो भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? एक कैटाबॉलिज्म होता है और एक एनाबॉलिज्म होता है। एना मैं लिख देता हूँ, आगे बॉलिज्म आप लगा लेंगे। तो एक कैटाबॉलिज्म होता है और एक एनाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि रिडक्शन, इसमें चीजें टूटती हैं, और एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि चीजें जुड़ती हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन होता है। और इन दोनों को मिला के क्या बन जाता है? हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? जो भी रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होते हैं उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब हम समझते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन आप सब जानते हैं कि जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका बॉडी से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रेशन। जैसे हम टॉयलेट जाते हैं, आप सबको पता होगा, तो ये एक्सक्रेशन है। हमारा एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट क्या है? यूरिया है। आप सभी ध्यान रखें कि अनडाइजेस्टेड फूड का बाहर निकलना एक्सक्रेशन नहीं है। एक्सक्रेशन है वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलना, ठीक है, जैसे कि यूरिया। ओके, अब आप समझेंगे कि मूवमेंट क्या है। मूवमेंट का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना, आप सब जानते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे बाहर निकल गया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जो हमारा प्लांट है वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं है इस करेक्टर के हिसाब से। क्यों? क्योंकि प्लांट तो एक ही जगह पे फिक्स रहता है, वो मूव नहीं करता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारा प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि प्लांट भी अपनी ब्रांचेस को, लीव्स को मूव करता है, तो ये मूवमेंट का ही पार्ट है। तो इस तरीके से प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और मूवमेंट भी कैरेक्टर है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नॉन लिविंग थिंग्स तो मूव कर नहीं सकती। जैसे आपने एक कुर्सी रखी, ठीक है, कुर्सी रखी या कोई भी चीज रखी, तो वो अपने आप उठ के तो कहीं जा नहीं सकती जब तक आप उसको लेके ना जाएं। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग है। अगर लिविंग बीइंग है, कोई छोटा बच्चा है या कोई भी है, तो आसानी से उठ के अपनी जगह से मूव कर सकता है। तो मूवमेंट जो है वो कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद हमारा आता है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के बारे में बच्चे बहुत गलत मिथ बना लेते हैं। उनको लगता है कि रिस्पायरेशन जो है वो ब्रीथिंग है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिस्पायरेशन जो है हमारा वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। रिस्पायरेशन एक कौन सा प्रोसेस है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि जैसे हमने रोटी खाई, सब्जी खाई, तो डायरेक्ट रोटी सब्जी से हमें एनर्जी कैसे मिलेगी बॉडी में? तो उसके लिए हमारे बॉडी में रिएक्शंस होते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसी को हम रिस्पायरेशन कहते हैं। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड बर्न होता है। फूड क्या होता है? बर्न होता है, फूड जलता है, तब जाके हमारे खाने से एनर्जी हमें प्राप्त होती है। बर्निंग ऑफ फूड से एनर्जी मिलती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन दो तरीके के होते हैं, एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एक ऑक्सीजन के अब्सेंस में। इसके बारे में आप क्लास 7th में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। आज हमने देख लिया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या क्या है। तो आप ध्यान रखें कि ग्रोथ,
हमारा जो है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, मूवमेंट और रिस्पायरेशन, ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद हमें हैबिटाट्स के बारे में पढ़ना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। तब तक आप एनसीईआरटी के लेक्चर्स को, एनसीईआरटी के नोट्स को कंप्लीट करते रहें। नोट्स इसी लेक्चर से आप बनाएंगे तो पूरी एनसीईआरटी को निचोड़ करके ही ये स्लाइड्स बनाई गई हैं। आप ध्यान रखें, कोई भी स्लाइड आप मैच कर सकते हैं। एनसीईआरटी की एक भी लाइन छूटी नहीं है, एक भी डायग्राम छूटा नहीं है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदर चैप्टर्स के लिए आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को चेक कर ली। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिवीजन करते रहें।